सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमने सूर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और सूर साम्राज्य के अंतर्गत हमने शेरशाह सूरी उसका जो है संक्षिप्त परिचय पढ़ा और हमने जो इससे पूर्व का जो वीडियो था उसके अंतर्गत शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन है उसके बारे में जान लिया। विद्यार्थियों, अब हम आज जानेंगे शेरशाह की भू राजस्व प्रबंधन व्यवस्था या शेरशाह कालीन जो भू राजस्व प्रबंध था उसके बारे में हम जानेंगे। विद्यार्थियों, अपने आप में एक ये निबंधात्मक प्रश्न या लघुत्रात्मक प्रश्न तथा इस टॉपिक में से अन्य छोटे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। विशेष रूप से आरएस मेंस में भी इससे संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं शेरशाह की जो है भू राजस्व प्रबंधन व्यवस्था के बारे में। तो विद्यार्थियों, हम जान लें कि शेरशाह है वह एक नव प्रवर्तक नहीं था। पूर्व में जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें उसने आमूलचूल परिवर्तन करके और जो है भू राजस्व प्रबंधन व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाया। तो शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो कार्य है वह है भू राजस्व सुधार। जो शेरशाह है वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर राजस्व व्यवस्था का निर्धारण करा तथा उसी आधार पर उसने क्या करा, अनेक जो है सुधार किए। तो शेरशाह है उसके अनुसार किसान किसी भी देश की व्यवस्था का क्या होता है, आधार स्तंभ होता है। अतः जो प्रत्येक जो शासक होता है उसका क्या है, नैतिक दायित्व होता है कि वह किसानों को ध्यान में रखते हुए या उनको हितों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा कार्य करे जिससे किसान संतुष्ट हो और किसान जब संतुष्ट होंगे तो कृषि का उत्थान होगा और कृषि का उत्थान होगा तो स्वतः ही उसका जो क्षेत्र है या देश है उसका विकास होगा। तो विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे शेरशाह के अंतर्गत जो प्रमुख जो बिंदु हैं। पहला है रैयतवाड़ी जो प्रथा है उसका प्रवर्तक माना जाता है। विद्यार्थियों, अगर हम पढ़ते हैं कि जब हम आए तो उसके समय में अगर हम बात करें तो तभी भी भू राजस्व प्रबंधन व्यवस्था आई थी। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हम जब आधुनिक भारत का इतिहास की चर्चा हम करेंगे बीए फाइनल के अंतर्गत जब आप जानेंगे तो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसकी जो प्रथा है उसका जो है लागू करने वाला है उसको शेरशाह माना जाता है। और जो सरकार का किसानों के साथ सीधा संपर्क होता है और राजस्व अधिकारी ही सीधा किसानों से भूमि कर वसूल करता है। ऐसी जो व्यवस्था होती है वह व्यवस्था होती है रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है विद्यार्थियों किसान, और ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसान ही जो है अपनी भूमि का अधिकारी होता है और सीधा जो उसका जो सरकार है या जो उसका शासन प्रमुख है उससे सीधा संबंध होता है और वो डायरेक्ट किसानों से कर वसूल करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है और शेरशाह को रैयतवाड़ी प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यार्थियों, नंबर 2 बात इसके अंतर्गत कही गई है कि भूमि कर जो निर्धारण है उसके लिए शेरशाह ने क्या करा, जो पैमाइश पद्धति है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी चली आ रही थी उस पैमाइश पद्धति को पुनः उसने वापस से लागू किया। और अब्बास खां जो है शेरवानी जिसका ग्रंथ है तारीख है शेरशाही उसके अंतर्गत उसने बताया है कि शेरशाह ने जो ये पैमाइश पद्धति है, पैमाइश का मतलब भूमि को नाप करके उसी आधार पर उसका जो है कर निर्धारण करना, वो पैमाइश पद्धति कहलाती है। तो शेरशाह ने पैमाइश पद्धति को इतना सख्ती से जो है राज्य में लागू किया कि यहाँ तक कि कन्नौज और संभल के जो जमींदार है उनकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण जो विख्यात थे उन्हें भी पैमाइश पद्धति के अनुसार कर देना प्रारंभ कर दिया गया। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेरशाह ने किस हद तक जो है उसको लागू करवाया उस व्यवस्था को। विद्यार्थियों, एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जो मुल्तान है वो पूरा जो अगर हम अफ़गान काल कहें या सूर साम्राज्य कहें तो मुल्तान एकमात्र ऐसा क्षेत्र था या अफवाह स्वरूप था जहाँ पर पैमाइश पद्धति लागू नहीं थी। मुल्तान के अंतर्गत जो गल्ला बख्शी पद्धति यानी बटाई प्रथा थी वो लागू थी। तो विद्यार्थियों, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के समय में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी के समय में कौन सा जो क्षेत्र था वहाँ पर पैमाइश पद्धति लागू नहीं थी। तो आप ध्यान रखेंगे वह क्षेत्र रहेगा मुल्तान। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों भूमि कर की दर हेतु
सूची बनाना और उसे रे कहना। तो जो शेरशाह सूरी है उसने भूमिकर की जो हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो फसलें थी उसके लिए उसने अलग अलग जो दर है वो स्थायी रूप से उसने क्या कर दी, एक लागू कर दी कि जैसे मान लीजिए चावल है या गेहूँ है या बाजरा है, उसकी एक निश्चित उसने एक जो है कर है वो निर्धारित कर दिया और उसकी एक सूची बना दी। उस सूची को अबुल फजल ने रे या कई किताबों में राई के नाम से जाना जाता है, तो आइन अकबरी में उसे रे कहा गया है। तो ऐसी एक भूमि कर की दर हेतु एक सूची बनाई जिसे उसने रे का नाम दिया। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कि शेरशाह के समय में जो भूमि कर की दर है वो कितनी थी। भूमि कर की जो दर थी वो कुल उपज की 1/3 थी और मुल्तान फिर से अपवाद स्वरूप था जहाँ पर 1/4 यानी कि 25% था वो भूमि कर था। और भूमि कर जो है वो नगद या अनाज के रूप में किसान की इच्छा थी, रैयत की इच्छा थी, वो किस हिसाब से देना चाहता है तो उसकी इच्छा पे निर्भर थी कि वो किस हिसाब से उसे दे, नगद के रूप में दे सकता है या अनाज के रूप में उसे दे सकता है। तो भूमि कर के अलावा विद्यार्थियों 2 अन्य कर और जो है लगाए थे शेरशाह ने जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक था जरीबाना और दूसरा था महासिलाना। तो अब जरीबाना को हम जान ले क्या होता है। जरीबाना है जो भूमि की पैमाइश का महताना था और उसके रूप में लिया जाता था। ये किसान की भूमि है वो पैमाइश पद्धति पे हो रही है, कर निर्धारण है जो, और जो पैमाइश की जा रही है उसके लिए भी उसे कर देना पड़ता था जिसे जरीबाना कहा जाता था। दूसरा कर था महासिलाना। ये जो जरीबाना जो था वो एक हम बात बताना चाहेंगे, वह भूमि कर 2.5 से 5% के बीच में होता था। जैसे 2.5 भी हो सकता था, 3, 3.5, 4, इसके पीरियड में कितना भी हो सकता था। और महसिलाना जो कर था वो भूमि कर जो संग्रहण है उसका महताना था। देखो विद्यार्थी उसको अच्छे से समझ लेंगे। जो जरीबाना है वो पैमाइश करते हुए भूमि की पैमाइश की जा रही है उसका कर था, और जब फसल है वो नगद के रूप में जब है किसान देगा तो जब भूमि जो है कर है वो संग्रह कर किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, तो उसका जो कर है वो महताना है, उसको महासिलाना का नाम दिया गया। और ये भी 2.5 से 5% के जितना होता था। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि जो शेरशाह है उसके समय में कि यदि अचानक अकाल पड़ जाए तो उसके लिए एक उसे भूमि कर देना पड़ता था और वो भूमि कर होता था 2.5% कुल उपज का, जो उसे देना पड़ता था और उसे निश्चित रूप से उसको अनाज के रूप में ही लिया जाता था और उसे स्टोर किया जाता था ताकि मान लीजिए अकाल या कुछ ऐसी समस्या आ जाए तो जो है राज्य है उसमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसलिए। और अकाल के समय में जब है सस्ते दामों पर उसे दे दिया जाता था या कई बार निःशुल्क व्यवस्था की जाने की भी उसमें व्यवस्था थी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो की गई, तो यानी कि 1/3 किसान अलग देगा और 2.5 से 5% के बीच में अलग अलग जरीबाना महसिलाना देगा, और अकाल हेतु जो है वो 2.5% अलग से किसान देगा। तो ऐसी व्यवस्था थी जो है शेरशाह के समय में। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे जो है अगली शेरशाह कालीन डाक एवं गुप्तचर व्यवस्था। विद्यार्थियों, शेरशाह कालीन अगर हम डाक या गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो उसने एक पृथक से डाक विभाग का निर्माण करवाया और इसका जो अध्यक्ष होता था वो दरोगा या डाक चौकी कहलाता था। और देश के विभिन्न भागों में जो गुप्तचर है उसने उसको नियुक्त किए और वह जो सूचनाएं हैं वो जो है शेरशाह को समय समय पर देते रहते थे। विद्यार्थियों, एक बात हम और आपको बताएं कि शेरशाह के अंतर्गत जो गुप्तचर व्यवस्था है या शासन के अंतर्गत जो है इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि अब्बास का शेरखवानी ने जो अपना ग्रंथ है तारीख़ शेरशाह उसमें ये भी कहा जाता था कि एक बुढ़िया जो है अपने सिर के ऊपर में यदि किसी भी प्रकार की गहने की पोटली भी ले जा रही है तो वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। हो सकता है अब्बास खान ने जो है अतिशयोक्तिपूर्ण ये बातें लिखी हो, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होगी
या कठोर जो है जो नियंत्रण की पद्धति होगी, जिस आधार पर जो ऐसी व्यवस्था रही होगी। हमने जो है उसके जो भू राजस्व प्रबंधन है उसको बहुत अच्छे से जान लिया, और जो उसकी डाक या गुप्तचर व्यवस्था है इसको भी जाना। अब हम देखेंगे शेरशाह के समय जो निर्माण कार्य है उसकी स्थिति क्या थी। तो विद्यार्थियों, शेरशाह द्वारा यात्रियों तथा व्यापारियों को सुविधाओं के लिए 4 जो है प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया है, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो विद्यार्थियों, ये कई बार पूछा भी जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न, ये कौन सी सड़कें बनवाई, कहाँ से कहाँ तक बनवाई। तो जो सड़कों का विकास है वो शेरशाह के समय में जो है काफ़ी अच्छा किया गया। इसके अंतर्गत जो है सड़कें निर्माण करवाई, उसमें है नंबर 1 पंजाब से रोहतासगढ़ तक, जो कि रोहतासगढ़ से चलेगी और पंजाब में स्थित है रोहतासगढ़, वहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक, सुनारगांव बंगाल तक, जिसे सड़क ए आजम कहा गया, और इसकी लंबाई थी 1500 कोस के आसपास, जिसे नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है वर्तमान में, और इसी सड़क को ग्रांटक रोड भी कहा जाता है। विद्यार्थी इस चीज़ को समझिए आप, इसे ग्रांटक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, और 1500 कोस यानी कि लगभग 4500 किलोमीटर के आसपास है, बहुत लंबा रोड है, इसे नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है। दूसरा है मुल्तान से लेकर के लाहौर तक, और तीसरी जो सड़क बनाई उसने दक्षिण के अंतर्गत आगरा से दक्षिण में बुरहानपुर तक, और चौथी आगरा से वाया जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक। तो इस प्रकार जो है सड़कों की व्यवस्था है जो भी शेरशाह सूरी के समय में की गई, बहुत इम्पोर्टेंट है। लघुत्तरात्मक प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है शेरशाह कालीन, या फिर छोटे प्रश्नों में ग्रांटक रोड का निर्माण किसने करवाया, या जो है ग्रांटक रोड कहाँ से कहाँ तक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो उसमें पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख निर्माण के अंतर्गत जो है शेरशाह ने जो अपने जीवन काल के अंतर्गत जो उसका जागीर प्रबंधक का क्षेत्र था सासाराम बिहार, तो उसके अंतर्गत जो है बिल्कुल झील के जो बीचों बीच उसने अपना एक मकबरा बनाया है शेरशाह ने, वो स्वयं जो उनका स्वयं के जीवन काल में बना लिया था। और कनिंगम जो काफ़ी बड़े जो है स्थापत्य कला के काफ़ी बड़े इतिहासकार रहे हैं, उसने कहा है कि जो उसका शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो ताजमहल से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने उसको माना है। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने अपने जो जीवन काल है उसमें 2 किले बनाए। एक किला था दिल्ली में स्थित जो है शेरमंडल किला, जो हुमायूं ने बनाया, और दीन पनाह को गिरा करके उसने बनाया था। विद्यार्थियों, दीन पनाह आपको अच्छे से पता है, हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। इसमें दिल्ली का पुराना किला भी कहा जाता है, इसे किला ए कुन्हा भी कहा जाता है। दूसरा किला उसने पंजाब में रोहतासगढ़ में बनाया, झेलम नदी के किनारे, और लगभग शेरशाह सूरी ने जो है 1545 ईस्वी के आसपास जो कालिंजर का किला है उसके अंतर्गत आपको पता है उक्का नामक अस्त्र चलाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसके जो 2 पुत्र हैं, पहला पुत्र तो शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र है इस्लाम शाह है वो सुल्तान नियुक्त हुआ, और इस्लाम शाह का जो शासनकाल था वो 1545 से लेकर के 1553 तक का रहा। और इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात ही जो है सूर साम्राज्य 3 जो है सुल्तानों में विभाजित हो गया। एक था सिकंदर शाह सूरी, दूसरा आदिल शाह सूरी, और तीसरा मोहम्मद शाह सूरी। और जो सिकंदर शाह सूरी है उसने पंजाब से आगरा तक, जबकि आदिल शाह ने बिहार में और मोहम्मद शाह ने बंगाल के अंतर्गत शासन करा। और तीनों के परस्पर जो झगड़े थे उन झगड़ों का लाभ हुमायूं ने उठाया, और हुमायूं को फिर से भारत के अंतर्गत जो 2 बड़े युद्ध थे, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, उसके बाद से मुगलों की फिर से भारत के अंतर्गत वापसी हुई। इस वापसी के बारे में हम जब अगला वीडियो रहेगा अकबर का जो बारे में पढ़ेंगे तब हम विद्यार्थियों जानेंगे।